किसान भाइयों, आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि जून महीने में जो कृषि कार्य किए जाते हैं उसके बारे में प्रसार शिक्षा निदेशालय चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर जो जून महीने के दूसरे पखवाड़े में किए जाने वाले मौसम के पूर्वानुमान के आधार पर कृषि संबंधित और पशुपालन के संबंधित कार्यों के बारे में सलाह देता है और किसानों को यह सलाह से फायदा लेना चाहिए, क्योंकि मौसम का पूर्वानुमान कई बार तो सटीक बैठता है, कई बार थोड़े बहुत मौसम में तब्दीली जो बेमौसम में मौसम उसके कारण से कई बार यह सलाह हो सकता है कि आपके लिए उतना फिट ना हो। लेकिन जो मौसम का पूर्वानुमान लगाया गया है उसके अनुसार 2024 में जो जून महीने का दूसरा पखवाड़ा है उसमें किसान भाइयों को जो सलाह दी जा रही है उससे संबंधित आज हम जानकारी देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे धान के बारे में। धान आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में खासकर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़े एरिया में इसको लगाया जाता है और जो धान की लंबी व बौनी किस्मों की रोपाई का समय जो है वो 15 जून से लेके करीब 7 जुलाई तक माना जाता है। वहीं पर बासमती किस्मों की रोपाई का जो समय है वो करीब 20 जून से लेकर के 30 जून के बीच में माना ये ठीक रहता है और यह सलाह दी जाती है कि इसी बीच में आप बासमती की बिजाई थोड़ी सी रोपाई लेट से करें। धान की नर्सरी तैयार करने के लिए जो बीज आप लगाते हैं उसको बेबिस्टीन से जरूर ट्रीट करें। 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उसको उपचारित कर लें और तैयार नर्सरी को उखाड़ने से एक दिन पहले जो नर्सरी तैयार हो जाती है तो जड़ों को नुकसान ना हो, इसके लिए क्यारी में एक दिन पहले सिंचाई कर देना चाहिए ताकि जड़ों को कोई नुकसान ना हो। समय से रोपाई की जाने वाली किस्म जो है को लाइन में 20 सेंटीमीटर और देर से जो रोपाई की जाती है उसको थोड़ा नजदीक 15 सेंटीमीटर की दूरी पर उसका रोपाई करें और पौध की आपस में दूरी दोनों स्थितियों में देर से या जल्दी करते हैं तब भी आपको 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए तथा गहराई करीब 3 से 4 सेंटीमीटर धान के पौध की अवश्य रखें। एक स्थान पर ऑलमोस्ट जो नर्सरी आप लगाते हैं वो 2 से 3 पौध लगाएं। बासमती के लिए यह दूरी 15 सेंटीमीटर जो है करीब 15 सेंटीमीटर बासमती के लिए रखनी चाहिए और पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी, इसका झाड़ थोड़ा कम बनता है इसलिए इसकी दूरी थोड़ी कम रखी जाती है। और कई बार हम जब रोपाई करते हैं तो पौधे जो है वो खराब होने लगते हैं, तो उस कंडीशन में 10 से 15 दिन के बाद अगर कुछ पौधे अगर रोपाई के बाद खराब हो गए हैं तो पुनः रोपण उसको 15 दिन के बाद की जा सकती है। ज्यादा जल्दी नहीं करना चाहिए, ज्यादा देर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा जो प्रोडक्शन है उसमें भी फर्क पड़ेगा। जो रोपाई वाले धान है उसमें खरपतवार नियंत्रण, पता है कि धान में इस बरसात के समय में खरपतवार बहुत ज्यादा आते हैं, तो रोपाई के बाद 4 दिन के बाद सेफनर के साथ प्रेटिला क्लोर जो है वो 800 ग्राम प्रति हेक्टेयर, या अगर रोपाई के थोड़ा लेट हो गया है तो 7 दिन बाद बिना सेफनर के प्रेटिला क्लोर का प्रयोग करें। धान की बिजाई, सीधी बिजाई व रोपाई के जब हम करते हैं तो उसमें 25 से 3 दिन बाद जो घास की प्रजाति है उसमें घास प्रजाति के जो खरपतवार आते हैं उसके नियंत्रण के लिए बाइस्पेरी बैक जो आता है वो 10 EC जो नॉमिनो गोल्ड से करके आता है, करीब 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का छिड़काव कर सकते हैं आप। और इससे जो धान में जो घास प्रजाति के खरपतवार है जो मिलते जुलते हैं धान से वो कंट्रोल करने में, नियंत्रण में आसानी होगी। इसके अलावा धान में खरपतवार नियंत्रण के लिए अगर आप चाहते हैं नॉर्मल तो 4 से 5 दिन के अंदर जो है मैचेटी जो आती है एक दानेदार खरपतवारनाशी है और 5% उसका जो स्ट्रेंथ है वो 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यानी कि करीब 5 से 6 किलोग्राम जो दानेदार आती है वो प्रति कनाल के हिसाब से आप इसका मतलब 1 से 1.5 किलोग्राम, 1 से 1.5 किलोग्राम, 1 से 1.25 किलोग्राम प्रति कनाल के हिसाब से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, यानी 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। एक जो धान की नई तकनीक है जिसको आजकल फार्मर अपनाने, खास करके उन बीजों को लिए जो थोड़ा कॉस्टली बीज होते हैं धान के और
जिसका मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा होता है या उसका सीड का प्राइस ज्यादा होता है, तो उसके अंदर उसके में सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, जिसको श्री विधि भी कहते हैं, उसको उस विधि से इस बीज को लगाना चाहिए। श्री विधि से तैयार नर्सरी की रोपाई ऑलमोस्ट जून के दूसरे पखवाड़े में कर देनी चाहिए। खेत से निकाली गई जो पनीरी होती है वो करीब करीब रोपाई के 1 घंटे का, इससे में 15 से 20 दिन की नर्सरी तैयार हो जाती है। और खेत से निकाली गई पनीरी की रोपाई 1 घंटे, जब भी अपना नर्सरी का पौध का साइज हो जाता है उसके बाद इसको 1 घंटे के अंदर इसको रोप देना चाहिए, ज्यादा देर तक छोड़ना नहीं चाहिए, अन्यथा क्या होता है पनीरी सूख जाएगी, आपका नुकसान हो जाएगा। तो एक तरफ पनीरी को उखाड़िए और साथ साथ में आप रोपाई का प्रबंध भी कीजिए। पनीरी की रोपाई इस प्रकार करें कि उसके जड़ जो है वो सीधा रहना चाहिए। खेत में रोपाई के बाद 2 से 3 सेंटीमीटर पानी जो है खड़ा रहना चाहिए। 1 सप्ताह तक इसमें पानी रहना चाहिए, उसमें कमी नहीं रहनी चाहिए। तो ये ध्यान रखें, अगर श्री मेथड से आप लगाते हैं बहुत कम बीज की मात्रा लगती है और ये धान की रोपाई की अनुमोदित किस्म है, किस्म तकनीक है। तो किसान भाइयों, ये तो मैंने आपको धान के बारे में बताया। अब जहां पर मक्की की खेती होती है, मक्का निचले पर्वतीय मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी खेती बहुत ज्यादा होती है। नॉर्मली हमारे यहाँ कनक और मक्का का क्रॉप रोटेशन माना जाता है। तो निचले पर्वतीय क्षेत्रों में मक्की की बुआई 15 से 30 जून तक कर देना चाहिए। इसमें जो वैरायटी है वो जैसे गिरजा है, गिरजा कंपोजिट है, बजौरा मक्का है, HQPM1 है, बजौरा पॉपकॉर्न है, पालम शंकर मक्का है। ये जो मक्की की किस्म अनुमोदित किस्म है जो यूनिवर्सिटी के द्वारा अनुमोदित की गई है और इनके बीज भी उपलब्ध हैं, इसको लगा सकते हैं। इसके अलावा जो संकर किस्में हैं जो प्राइवेट सेक्टर के हाइब्रिड आते हैं और टेस्टिंग के बाद, तो उसमें प्रधान 333 333 है, KMH 8322 है और KH 2136 गोल्ड है। इसके अलावा PL 1515 गोल्ड है, इसको आप लगा सकते हैं। लाइन में कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर। और जैसे हम जानते हैं कि मक्का को लोग छटकवा विधि से भी लगाते हैं, लेकिन अगर लाइनों में आप इसको लगाएं तो बीज की मात्रा करीब करीब 800 ग्राम प्रति कनाल यानी 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है, जिसमें जो लाइन की से आपस में दूरी, पौध से पौध की दूरी वो 60 सेंटीमीटर रखते हैं, लाइन से लाइन की दूरी, और पौध से पौध की दूरी 20 सेंटीमीटर रखते हैं। मक्का की फसल में सभी प्रकार के खर पतवार जो आते रहते हैं, जैसे बरसात का समय है, मैंने पहले बोला कि मक्का और धान में जिस तरह से खरपतवार आते हैं, तो बुआई के 20 दिन के बाद टम्बोट्रियोन जो होता है 120 ग्राम प्रति हेक्टेयर सरफेक्टेंट के साथ जो चिपकने वाला होता है के साथ छिड़काव करें। इससे बहुत अच्छी तरह से स्प्रेड होता है, घास के पूरे पत्ते के ऊपर इसको फैल जाता है। तो इसका स्प्रे 20 दिन के बाद, बुआई के 20 दिन के बाद जब पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो आप कर सकते हैं। या मक्की की फसल में खरपतवार की 2 से 3 पत्तियां, जैसे नॉर्मली 2 से 3 पत्ते आ जाते हैं, उस अवस्था में टोप्रामेजोन जो है 25.2 ग्राम प्रति हेक्टेयर के साथ एट्राजिन 750 ग्राम प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करें। दोनों को मिक्स करके आप प्रयोग करें। और यदि मक्की के साथ आपने दलहन की खेती की है, जैसे कई बार लोग मांस लगा देते हैं या सोयाबीन लगा देते हैं, उस कंडीशन में इन रसायनों का छिड़काव ना करें, अन्यथा मक्की तो बच जाएगा लेकिन बाकी का फसल जो है आपका समाप्त हो जाएगा। तो उस कंडीशन में मक्की की रोपाई के मतलब आपके 40-48 घंटे के अंदर आपको स्टॉम्प जो दवाई आती है खरपतवारनाशी, उसका प्रयोग कर सकते हैं। वो 4.5 लीटर प्रति हेक्टेयर यानी करीब करीब 3 से 5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर इसका, और रोपाई के 24 से 48 घंटे के अंदर इसका छिड़काव कर देना चाहिए। अब हम अगर कुछ दलहनी फसलों की बात करें, जैसे मानसून के आते हैं जून या मानसून का दलहनी फसलों जैसे कि मास है, कुछ उसकी जो अनुमोदित किस्म है, मास हिम मास 1 है, UG 218 है, पालमपुर 93 है, मूंग की सुकेती के, उसके अलावा मूंग की जो सुकेती है, सुकेती नंबर 1 है, SML 668 है, उसके बाद शाइनिंग मून नंबर 1 है, पूषा बैसाखी है, और उसी तरह से कुल्थी की BL G1 है, बैजू है, HPK 4 है किस्म, इसकी बिजाई की जा सकती है। बीज की मात्रा करीब करीब 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें, यानी करीब करीब 600 से 800 ग्राम प्रति कनाल आप रख सकते हैं। पहली मानसून की बारिश होने पर सोयाबीन की किस्म का भी जैसे शिवालिका है, हरा सोया है, पालम सोया है, हिम सोया है या हिम पालम हरा सोया है, इसकी भी बिजाई आप कर सकते हैं। और इसकी बिजाई 75 से 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर करीब 4 से 5 किलोग्राम प्रति कनाल के हिसाब से इसको बिजाई करना चाहिए। इसका दाना थोड़ा बड़ा होता है,
सोयाबीन बिजाई के 25 से 30 दिन बाद जब खरपतवार इसमें निकल आते हैं तो 2 से 3 पत्तियां आ जाती है, तो उस कंडीशन में सोयाबीन में अगर आप खरपतवार नियंत्रण करना चाहते हैं तो क्विजोल फॉफ इथाइल का 60 ग्राम मात्रा और क्लोरोम्यूरोन इथाइल का 4 ग्राम, जो मार्केट में दोनों का कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, उससे आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सब्जियों के बारे में, तो हिमाचल प्रदेश के निचले एवं मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में अदरक, हल्दी, कचालू, अरबी और जिमीकंद जो जड़ वाली सब्जियां हैं, खास करके जो मसाले वाली और जो गांठ वाली है जो जमीन के अंदर होती है, इसकी बिजाई करने का उचित समय है। खास करके वो एरिया, वैसे तो जहां पर सिंचाई की सुविधा है वो कई सारे लोगों ने इसको लगा भी लिया है, लेकिन जहां हमारे रेनफेड एग्रीकल्चर या वर्षा आधारित खेत है, वहां पर हम अदरक, हल्दी, कचालू या जिसको अरबी बोलते हैं या गंडियाली बोलते हैं, इसके अलावा जिमीकंद की खेती की जा सकती है। और बिजाई के लिए अदरक का जो उन्नत किस्म है हिमगिरी है या सोलनगिरी गंगा है, और हल्दी के जो किस्म है पालम पीताम्बर, पालम लालिमा, इसके अलावा जिमीकंद की पालम जिमीकंद वन, और कचालू, अरबी और या गंडियाली आपने देखा होगा कि लोकल किस्में जो स्थानीय किस्में है वो ज्यादा प्रचलित होती है, लोग अपना ही कंद या बीज रखते हैं, तो इसके लगाने का टाइम है। अदरक, हल्दी और कचालू की बिजाई के समय इसका जो कंद का आकार है करीब 50 ग्राम, 40 से 50 ग्राम का रखें, और ये ध्यान रखें कि इसमें कम से कम 2 से 3 आंखें प्रत्येक कंद में या टुकड़े में होनी चाहिए। और इसके रुपाई के पहले जो आप खाद का प्रयोग करते हैं, जो उर्वरक का प्रयोग करेंगे खेत तैयार करते समय, वो करीब करीब 1 हेक्टेयर में 156 किलोग्राम 12-32-16 आप यूज करें। 3 से 4 किलोग्राम आप मान सकते हैं, 6 किलोग्राम करीब प्रति हेक्टेयर प्रति कनाल आप इफ्को डाल सकते हैं। उसके अलावा 85 किलोग्राम यूरिया, 40 किलोग्राम मिरोटा पोटाश प्रति हेक्टेयर बिजाई से पहले जो है खेत तैयारी के समय डालें। बिजाई के बाद इसमें मल्च की आवश्यकता होती है। मल्च का मतलब होता है कि खरपतवार या सूखे पत्ते वगैरह या गोबर की खाद अच्छी तरह से डालना, जिससे इसकी नमी बनी रहे। और जो चूंकि ये लंबा क्रॉप है, 6 से 8 महीने तक का में तैयार होता है, और इसको इस एक समान नमी बनाए रखने के लिए इनका प्रयोग करना आवश्यक होता है, तो इसलिए मल्च के बिना इन फसलों की खेती, खास करके अदरक की, तो बिल्कुल ना कीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे मध्य पर्वतीय, ये तो मैंने निचले पर्वतीय की बात किया, मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भिंडी लगाने का बहुत अच्छा टाइम है। इस समय हिम पालम भिंडी वन जो हाइब्रिड किस्म है, सोलन अधिराज है, पालम कोमल है, P8 है, अर्कानाथ का है, पर्वणी क्रांति है, इसके अलावा संग पांचाली है, और इस को हम लगा सकते हैं। इसी समय आप फ्रांसबीन की कुछ किस्में हैं जो कंटेंडर है या पालम मृदुला है, फागमी है, अर्का कोमल है, इसकी भी बिजाई कर सकते हैं। बिजाई के समय भिंडी में 100 क्विंटल गोबर की खाद डालें। भिंडी में तो थोड़ा खाद की ज्यादा आवश्यकता होती है, गोबर की खाद। और उसके बाद 156 किलोग्राम आपको इफ्को जो 12-32-16 है, उसके अलावा 60 किलोग्राम यूरिया और 50 किलोग्राम मिरोटा पोटाश प्रति हेक्टेयर आप प्रयोग कर सकते हैं। वहीं फ्रांसबीन की खेती में आपको जो गोबर की खाद है वो थोड़ी ज्यादा मात्रा में डालनी चाहिए, करीब 200 क्विंटल गोबर की खाद और करीब 310 किलोग्राम इफ्को अगर आप डालते हैं तो ठीक रहता है। और इसके अलावा जो यूरिया खाद है, यूरिया जिसको हम बोलते हैं तो नाइट्रोजन के लिए वो 25 किलोग्राम प्रति एक कनाल में 1 किलोग्राम यूरिया बहुत है सफिशिएंट, वो भी बिजाई के समय खेत तैयारी के समय इसको डाल सकते हैं। जो डिस्टेंस है भिंडी में भी हम करीब 45 से 60 सेंटीमीटर, बरसात में भिंडी का पौधा ज्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए हम 45 से 60 सेंटीमीटर ही इसकी दूरी रखते हैं। अदरवाइज लाइन से लाइन की दूरी जो है वो 45 सेंटीमीटर आप रखिए या 60 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की दूरी करीब 15-20 सेंटीमीटर दोनों में रख सकते हैं, यानी कि आप भिंडी में भी और फ्रांसबीन में भी। अब हम बात करते हैं अगेती। इस समय अगेती फूल गोभी की नर्सरी भी लोगों ने तैयार कर ली होगी, और जो खास करके पूछा कई सारे जो देसी किस्म हैं जो हमारी प्रचलित है, जो इस समय तैयार हो जाती है नर्सरी, और लोग अगेती फूल गोभी लगाते हैं। तो नर्सरी अगर तैयार है तो 45 इंटू 30 सेंटीमीटर की दूरी पर या 45 इंटू 45 सेंटीमीटर की दूरी पर इसकी रुपाई कर दें, और इसमें 250 क्विंटल गोबर की खाद, 235 किलोग्राम करीब 12-32-16 और 150 किलोग्राम यूरिया, 50 से 55 किलोग्राम मिरोटा पोटाश प्रति हेक्टेयर खेतों में डालें। तो किसान भाइयों, ये तैयारी तो उसी समय करनी है जिस समय खेत को आप तैयार कर रहे हैं। कोशिश करें जो हम फूल गोभी लगाते हैं वो हमारा मेड़ों के ऊपर लगाए, क्योंकि बरसात के समय में अगर ज्यादा पानी एकत्रित हो गया तो नुकसान भी हो सकता है। तो बिना मेड़ पे ही फूल गोभी या बंद जो फूल गोभी अगेती जो लगाते हैं वो अवश्य लगाएं।
अगर हम चारे वाली फसलों की बात करें तो मक्का चारे में सबसे महत्वपूर्ण है, और जो पशुपालन का काम करते हैं उनको बरसात में ज्यादा चारे की दिक्कत तो नहीं होती है, लेकिन शुरुआती समय में जल्दी ग्रोथ करने वाला चारा में मक्का जो है वो सबसे उपयुक्त माना जाता है, और इसका साइलेज भी बनाया जाता है। तो अफ्रीकन टॉल जो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन देता है, बहुत लंबी होती है और इस पे बहुत जल्दी तैयार भी होती है, तो इसको आप 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जो है छटका या केरा विधि से इसकी आप रोपाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि अगर आप गुणवत्ता वाला चारा बनाना चाहते हैं या और अच्छा चारा, तो जो चरी आता है उसका 75% बीज आप उसमें ले लीजिए, और 25 और जो अनुमोदित मात्रा है उसके अनुसार, और बाजरे का जो 25% दोनों को मिक्स कर करके अगर आप बिजाई करते हैं तो बहुत अच्छा चारा आपको तैयार होगा। अगर हम अब हम बात करेंगे थोड़े से कीट एवं बीमारियों के बारे में कि इस समय अगर मक्के की फसल में कई बार कटुआ कीट या सफेद सुंडी का प्रकोप शुरुआत में ही लग जाता है, जिससे आपको जो है खड़े खड़े पौधों को काटने लगता है, तो उसके नियंत्रण के लिए एक तो सड़ी गली गोबर खाद का प्रयोग करें, ज्यादा कच्चे गोबर खाद का प्रयोग न करें। जहां पर इसकी समस्या है वहां पर आप क्लोरोपाइरीफॉस जो 2 लीटर दवाई है उसको 20 से 25 किलोग्राम 30-40 किलोग्राम कह लीजिए कि रेत में मिला लीजिए, उसका छट्टा लगा दीजिए खेत में, तो ये कंट्रोल बड़ी आसानी से हो जाता है। जहां पर राजमास की बिजाई की हुई है वहां पर उसको जो बिजाई करने जा रहे हैं तो बेबिस्टीन 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उसको उपचारित करें, ताकि बेबिस्टीन में तो आपकी राजमास में जो प्रारंभ में बीमारियां आती, कई सारी ऐसी बीमारी होती है जो जिसको आसानी से बचाव हो सके। बेबिस्टीन का प्रयोग बीज उपचार के लिए अवश्य करें। टमाटर, बैंगन, भिंडी आदि सब्जियों में आपने सुना होगा कि फल छेदक कीट का बहुत ज्यादा आक्रमण इस समय बरसात में होने लगता है, सुंडियां लग जाती है, तो आप साइपरमेथ्रिन जो आती है दवाई करीब 1 ml पर लीटर के हिसाब से 1 से 1.5 ml प्रति लीटर जो है वो इसका छिड़काव करते रहे आप 10 से 15 दिनों के अंतराल पे, इसको नियंत्रित करने के लिए। और जो कीड़े अगर दिख जाते हैं तो या ग्रसित फल दिख जाते हैं तो उनको तोड़ करके आप जमीन में दबा दें। अब हम बात करेंगे आपको कद्दू बरी की सब्जी में, आपने रेड पंपकिन बिटल भी देखा होगा कि जो लाल भुंडी होता है जो हमारे बेल वाली सब्जियों को बिल्कुल ही खा जाता है, तो आप मैलाथियन का सिंपल भी स्प्रे अगर सुबह 6-7 बजे अगर करते हैं पौधों के, अपने जो छोटे छोटे आपकी बेल वाली सब्जियों के बरसात में लगाए हुए पौधे हैं, तो अगर सुबह के 7 बजे से पहले आप छिड़काव करते हैं तो मैलाथियन बड़ा कारगर है इसमें। इसके अलावा फ्रूट फ्लाई का भी कई बार अटैक होता है, तो उस कंडीशन में आपको भी मैलाथियन गुड़ के साथ मिला करके 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। अगर फ्रूट फ्लाई का ज्यादा अटैक है तो पालम ट्रैप आता है, जो एक कनाल में कम से कम 1 से 2 आप इसको लगाइए, तो ये कंट्रोल रहता है। ये खास करके फ्रूटिंग और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के समय ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो उस समय आप इसको अपने जो जाल के ऊपर है पौधे से नीचे इसको टांग सकते हैं। इसके अलावा डाउनी मिल्ड्यू की समस्या भी कई बार आ जाती है बेल वाली सब्जियों में, जिसमें पत्ते के ऊपर वर्गाकार या त्रिकोणाकार दाग, पीले पीले रंग के दाग पड़ने लगते हैं, खासकर खीरा में बहुत स्पष्ट दिखता है। उस कंडीशन में आप डायथन M45 जो दवाई आती है वो सबसे बढ़िया है कंट्रोल करने के लिए। 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर के इसको छिड़काव करें। अगर टमाटर की हम बात करते हैं तो टमाटर में आजकल बकाई रॉड की समस्या आ जाती है, और बकाई रॉड की समस्या से नियंत्रण के लिए आप जो रिडोमिल है MZ 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी मिला करके इसमें छिड़काव करें। इसमें आपने एक चीज और देखा होगा कि बरसात जैसे जैसे बढ़ती जाती है बकाई रॉड की समस्या तेज हो जाती है, तो आपने पहले तो इसको टमाटर के पौधे को सहारा देना है, रस्सियों से या डंडों से या झाड़ियों से सहारे देना, ताकि वो जब मिट्टी की मतलब से काफी दूर उनके फल लगे। और दूसरी बात है कि कई बार खेत में मिट्टी के छींटे जब बारिश तेज होती है तो फलों के ऊपर पड़ता है, तो कंडीशन है उस कंडीशन में आप इसको रिडोमिल MZ का जैसे हर 10 से 12 दिन के अंतराल पर आपको छिड़काव करते रहना चाहिए। मक्का की फसल में फॉल आर्मी वर्म आजकल बहुत समस्या पिछले 7-8 सालों से काफी ज्यादा हो गया है, और इससे मक्की की फसल को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो उससे निपटने के लिए एक तो खेत की जो आप तैयारी कर रहे हैं इस समय, तो गहरी जुताई करके इसको छोड़ दें, और खेत में अगर वैसे तो आसानी से उपलब्ध कई बार हो भी जाता है, जो नीम की खली है वो करीब करीब 200 किलोग्राम प्रति एकड़ जो है वो प्रयोग करना चाहिए। बिजाई से पहले बीज के उपचार के लिए आप साइलेंट्रानिलिप्रोल जो होता है 19.8% या थाइमेथोक्साम जो 19.8% है उसका 6 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से इसको इससे आप मिला दें बिजाई से पहले। 800 ग्राम बीज प्रति 1 कनाल में लगता है,
तो 1 किलोग्राम बीज में करीब करीब 6 मिलीलीटर दवाई जो ये आता है उसको मिला लें और उसके बाद इसको बिजाई करें तो काफी फायदा रहता है। इसके बाद बिजाई के तुरंत बाद फेरोमोन ट्रैप जो आते हैं बाजार में, जो कीड़े को पकड़ने, मेल कीड़े को वो आकर्षित करता है और उसको जो वयस्क है उसको मतलब एकत्रित कर देते हैं, मार देते हैं। तो उस कंडीशन में आप प्रति एकड़ कम से कम 4 से 5 फेरोमोन ट्रैप अपने खेत में लगाए। बहुत सस्ता होता है और इसका फायदा बहुत होगा। जो फॉल आर्मी वर्म है, इसका जो एडल्ट है वो बड़ा नुकसानदेह, वही अंडा अपनी पॉपुलेशन को बहुत तेजी से बढ़ाता है, तो उसको कंट्रोल करना बड़ा आसान होता है। और कंट्रोल कर लेंगे आप तो इस और भी आगे चल करके, क्योंकि ये फली लगने तक या जो मक्की का कॉप्स लगता है, दाने बनने तक भी परेशान करता है, तो उस कंडीशन में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। कई बार अगर किसान अपना देसी टेक्निक लगाए तो जब आप मक्की का पौधा आपका बड़ा हो रहा है और देख रहे हैं कि पौधे के आसपास जो कीड़ा है उसका खाया हुआ पता लग जाता है कि यहाँ पर रात को कीड़े ने नुकसान किया है या उसका होल, तो उस कंडीशन में आप सूखी मिट्टी या रेत को है ना उसका छट्टा लगा दे, तो कीड़े को वो पसंद नहीं है, तो वो वहां से कि आपके ये जो है फसल को नुकसान नहीं करेगा। तो मिट्टी के ऊपर आप मिट्टी का या रेत का छिटा इसके ऊपर आप डाल सकते हैं। सूखा रेत उसको छिड़क दीजिए, या जहां जहां आपके फसल पौधे को लग रहा है कि ज्यादा नुकसान कर रहा है उसके बीच में मक्की के पौधे के बीच में इसको सूखी मिट्टी को डाल दें, ताकि पौधे ये कीड़ा जो है उससे दूर, मरेगा तो नहीं लेकिन दूर भाग जाएगा। यदि खेत में 5% पौधे पर कीट का आक्रमण हुआ है तो नीम का तेल जो 5 ml प्रति लीटर जो नीम ऑयल आता है उसका आप छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर 10% से ज्यादा नुकसान हो गया है तो क्लोरेंट्राप्रिलोल जो होता है, क्लोरेंट्रानिलीप्रोल जो 18.5% ऐसे है, 4 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी, या स्पिंटोरम है 11.7 SC 0.5 ml प्रति लीटर पानी, या इमामेक्टिन बेंजोएट है 5 SG 0.54 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो ये है आपके मक्की को जो फॉल आर्मी वर्म आता है उसके कंट्रोल के लिए कुछ सिफारिशें मैं बता रहा हूँ, जो हमारे प्रसार शिक्षा निदेशालय के द्वारा बताया जाता है। अब हम बात करते हैं जून में गर्मी के कारण पशुओं के बीमार होने से बचने के लिए किसानों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस समय पशुओं में बुखार, शरीर में नमक की कमी हो जाती है, भूख नहीं लगता है, या उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होने लगती है, गर्मी से पशु बेचैन हो जाता है। उस कंडीशन में आप एक तो हवादार कमरा रखें, पशुओं को ठंडा ताजा स्वच्छ पानी जिसको बोलते हैं, अगर हो सके तो थोड़ा ठंडा पानी पिलाएं। नमक की कमी को दूर करने के लिए इनके चारे में और इसके पानी में भी नमक की मात्रा जरूर मिलाएं। खास करके पशुओं को जब भी पानी दे तो उसमें थोड़ी नमक की मात्रा जरूर दो, क्योंकि नमक की कमी से पशुओं में उत्पादकता बहुत तेजी से कम हो जाती है। दुधारू पशुओं को संतुलित आहार दें। पशुओं को कृमि मुक्त रखने के लिए इसके गोबर की जांच नियमित रूप से करवाएं, और पशु चिकित्सक जो वेटनेरियन होते हैं उनसे सलाह लेकर के पशुओं के पेट में या आंत में जो कोई कीड़े मारने वाली दवाई है उसको सिफारिश की जाती है, उसको दें। अधिक तापमान में काटने तथा चूसने वाले परजीवियों का खतरा बढ़ जाता है। उस कंडीशन में पशुओं के रहने का जो स्थान है उसको साफ सुथरा रखें। सूखे और कीट नियंत्रण के लिए पशु चिकित्सक की सलाह लेते रहे। कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग पशुशाला के बाहर अंदर, जिस समय आप स्प्रे करें उस समय पशु को बाहर निकाल दें 2-3 घंटे के लिए, उसके बाद दिन के समय में स्प्रे कर दें ताकि जो कीड़े वगैरह हैं और मच्छर वगैरह है वो मर जाए। इस महीने जो है खुरपका मुंहपका जो रोग होता है, फुट एंड माउथ डिजीज, वो शिमला वगैरह में या कुल्लू वगैरह में इसको देखा जाता है कि कई बार इसका प्रकोप इस समय जून में ज्यादा हो जाता है। वहीं गलघोटू रोग है वो सोलन जिला में, और भीड़ जो पॉक्स है जो है वो शिमला और मंडी में कई बार हो सकता है, तो इसका ध्यान रखें। और पोल्ट्री पालने वाले जो व्यवसाय करते हैं उस समय मुर्गियों को बड़ी बेचैनी होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो एक तो मुर्गी का जो घर है जो आपने पोल्ट्री शेड बना रखा है वो हवादार होना चाहिए, उसमें हवा की व्यवस्था रखें। और इस समय मुर्गियों को दाना कम खिलाना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है समस्या कि अंडे के सेल टूटने लगते हैं, मुर्गियां ज्यादा बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है, तो इसमें प्रॉपर आप इसको ट्रीटमेंट करते रहें। मुर्गियों को सुबह या शाम को फीड खिलाना चाहिए। पानी की
अच्छी व्यवस्था इसकी रखें, ताज़ा पानी, ताज़ा हवा, दो की व्यवस्था हर समय रखें। इसी तरह से मछली पालक किसान जो कई जगह खास करके मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में जो मछली पालन का काम पॉन्ड बना करके करते हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि इस समय गर्मी में जो गर्मी में ऊपर का जो पानी का तालाब का जो स्तर है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो मछलियों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो इसमें ठंडा और गर्म पानी का मिश्रण बनाते रहें, देते रहें, ठंडा पानी अगर हो सकता है उसकी व्यवस्था तो, और इसमें एरेटर वगैरह चलाते रहें जिससे हवा और का मिश्रण पानी में होता रहे ताकि मछलियों को ज़्यादा दम ना घुटे। और ज़्यादा टेम्परेचर इसका थोड़ा देखते रहना चाहिए कि ज़्यादा पानी का टेम्परेचर तो नहीं हुआ उस कंडीशन में भी, ताकि तालाबों पे जो हो सकता है कई बार उसको सेट नेट वगैरह भी डाल देते हैं ताकि डायरेक्ट सनलाइट जो है वो तालाब के ऊपर के पानी के ऊपर ना पड़े। इसकी चारों तरफ से पॉट के ऊपर आप नॉर्मली अगर चाहे लंबे समय के लिए तो ब्रिच भी लगा सकते हैं जो छायादार पॉन्ड को छाया भी दे सके। और किसानों को यह भी सलाह दी जाती है कि जैविक जो हम मछलियों को खाने के लिए देते हैं वो पूरी तरह से डिकम्पोज होना चाहिए, चाहे बायोगैस का स्लरी हम जो यूज करते हैं या बर्मी कंपोस्ट या पोल्ट्री खाद जो भी हम यूज करते हैं मछलियों को देने के लिए, तो वो क्वालिटी का होना चाहिए। तो किसान भाइयों, पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने क्षेत्रों में भौगोलिक या पर्यावरण परिस्थितियों के अनुसार अधिक एवं अति विशिष्ट जानकारी जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, वहाँ के नजदीक के कृषि विज्ञान केंद्र हैं या कृषि अधिकारी हैं या उद्यान अधिकारी हैं, उनसे संपर्क बनाए रखें। अधिक जानकारी के लिए हमारे जो कृषि तकनीकी सूचना केंद्र है एटिक, उसका जो कॉन्टेक्ट नंबर है 018942303995, इस पे संपर्क कर सकते हैं और हमसे भी कॉल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, जून महीने के दूसरे पखवाड़े में किए जाने वाले कृषि एवं पशुपालन कार्य के बारे में मैं आपको संक्षिप्त जानकारी दे रहा था। तो मुझे पता है कि आप लोगों को इससे बहुत अधिक फायदा होगा। इसके अलावा सब्जी उत्पादकों के लिए मैं अलग से जानकारी दूंगा ताकि विस्तार से कुछ जानकारी किसान चाहते हैं। धन्यवाद।